हेलो एवरीवन। मेरा नाम शशांक समीर है और मैं जेएनयू से सिनेमा स्टडीज़ डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। और जो मेरे पहले स्पीकर अजय पतीर थे, मैं उनका क्लासमेट भी हूँ। तो सबसे पहले मैं सिद्धांत मौर्य जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि यहाँ पे आएँ और अपना बात रख सकें। इसके साथ साथ जो मंच पे जितने भी आसीन लोग हैं, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और साथ में जो हमारे उपस्थित जितने साथी हैं उनको भी। तो मोटा मोटी दो स्पीकर्स आके वो अपनी बात रख के गए हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं अपनी जो बात रखना चाहता हूँ वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें जो बहुजनों के लिए क्या क्या चैलेंजेस है और किस तरीके से आने वाले समय में हमें अपनी एक शिक्षा नीति या अपना एक डिस्कोर्स या अपना एक विमर्श पैदा करना होगा, ताकि हम अपनी बातों को और अपने जो रोल को अच्छे से प्ले कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से लागू होगा और कितने फेजेस में लागू होगा। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो शिक्षा पे जो जीडीपी का 10 से 11% खर्च होना चाहिए, 10वां भाग खर्च होना चाहिए। तो कोठारी कमीशन जो पहले जो आया था उसमें भी बात की गई थी कि 5 से 6% जो शिक्षा का जो शिक्षा पे जीडीपी का खर्च होगा, और इस एजुकेशन पॉलिसी में भी सेम बात कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो शिक्षा पे जो खर्च का जो मामला है वो पुराना है, तो अभी तक तो वो लागू नहीं हुआ है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से मोदी सरकार आने के बाद ये हो रहा है कि कुछ नए नए ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए जाते हैं। जैसे उसमें एक हेक्की है जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये क्या कर रही है कि ये एक प्राइवेट बॉडी है जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, और ये जो एग्जिस्टिंग बॉडीज है जैसे यूजीसी है या और भी बॉडीज हैं, उनको मतलब रिप्लेस करके एक नया एक फलूदा जिसको बोल सकते हैं। तो इनको लाने का क्या मकसद है उनका? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैसे जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसलिए आज जेएनयू में पढ़ रहे हैं बिकॉज जेएनयू एक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, और स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी होने की वजह से वो जो पब्लिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है और वर्ल्ड क्लास आप रिसर्च कर पा रहे हो, आपको हॉस्टल्स भी मिल रहे हैं, आपको फेलोशिप भी मिल रही है और सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इजीली आसानी से पढ़ रहे हो। तो ये जो हेक्की आता है, इससे क्या हुआ कि जो स्टेट का जो रोल है वो काफ़ी कम से कम होने लगेगा, डाइल्यूट होगा। और कहीं ना कहीं जो बहुजन छात्र हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लोन लेने पर विवश हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा आई जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, उसके लिए आप अभी भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और लोन शार्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो लोन चुकाते चुकाते उनकी हालत ख़राब हो जाती है, किसी को ज़मीनें बेचनी पड़ती है और काफ़ी सारा उसमें मामला फंस जाता है। तो आप देखिए कि जो पब्लिक फंडेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जेएनयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी तक तो उनमें आपको बिना ज़्यादा फीस दिए हुए पढ़ना। ये जो प्राइवेटाइज्ड हो रही है या पीपीपी मॉडल आ रहा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो आइडिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो इसके आने से क्या हुआ कि हम सभी को लोन लेना पड़ेगा और काफ़ी सारे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो शिक्षा लेने से वंचित रह जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो है मल्टीपल एग्जिट का। अब मल्टीपल एग्जिट का जो मामला है वो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको बाहर रखने का एक तरीका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई कबार होता है जो OBC कम्युनिटी है, SC ST सभी लोग श्रम पे आधारित है, वो श्रम करते हैं, अपना दिहाड़ी करते हैं और वो किसी तरीके से सरवाइव करते हैं। तो उनके पास पहले से कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल या इकोनॉमिक कैपिटल उस तरीके से नहीं है जो रूलिंग क्लास के पास है, जो अपर कास्ट अपर क्लास के पास है। तो मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लाने से ये होता है कि आप एक तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि आप 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री है, उसमें पहले साल में आप निकल सकते हो और फिर आप वापस आके दोबारा डिग्री को पूरा कर सकते हो। मतलब 2 साल के बाद अगर आपका मन करे कि आपको जॉब में जाना है या कोई स्किल सीख के आपको नौकरी में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक बोलते हैं कि कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी है कि आप आइए, 1 साल करके आप चले जाइए, इंडस्ट्री में ज्वाइन कीजिए, ITI में जाइए, कुछ स्किल सीखिए। तो एक बार अब आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि आप दोबारा उस पढ़ाई को आपको कवर करने में या उसको फिर से आके शुरू करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये किस पे अटैक है? ये तो बहुजनों पे ही अटैक है।
तो इस तरीके से आप एक तरीके से एक्सक्लूजन की जो पॉलिसी है, एक्सक्लूड करने की जो तरीके में आप वो लेके आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स भी काफ़ी मेरे ख्याल से खतरनाक है, और आने वाले समय में ये हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो सीट कट्स हैं, जैसा कि मैं 2016 में जेएनयू आया था मास्टर्स के लिए, तो मैं सबसे पहले सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में था, एंशिएंट हिस्ट्री का स्टूडेंट था। तो जब मैं आया था तो मुझे पता चला कि उस टाइम पे एमफिल पीएचडी में काफ़ी सीटें होती थी, मोर और लेस 40 to 50 सीट्स होती थी। इसका मतलब अगर 100 बच्चे मास्टर्स में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक सिक्योरिटी होती थी कि वो एमफिल पीएचडी भी कर सकते हैं, मतलब 50% बच्चे रिटेन हो रहे थे। बट एकाएक जब 2018 में जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे सीट कट 88% हुआ, मतलब 88-89% सीटें काट दी गई और 4 से 5 सीटें हो गई हर डिपार्टमेंट में। एंशिएंट में 5, मॉडर्न में 7-8 और मेडिवल हिस्ट्री में और भी वही 8-10। सो मिला जुला के सीटें काफ़ी कम हो गई। तो मतलब आप सोचिए कि आपका समाज से, यानी बहुजन समाज से, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज से बहुत कम लोग रिसर्च में आ पाते हैं। और मैं इसलिए आ पाया क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन जो आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उस वजह से हम लोग का एडमिशन हो पाता है। और उसके बाद अगर आप सीट कट कर देते तो ये किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? ये बहुजनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप जो ब्राह्मण जो नॉलेज प्रोडक्शन का जो हिस्सा खा के बैठे हैं वो तो ऑलरेडी अशोका यूनिवर्सिटी या फिर शिव नादर या और भी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके वो अपनी शिक्षा पूरा कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या और उनका जो नेक्सस होता है उनके थ्रू वो बाहर जा सकते हैं। बहुत उनके पास ऑप्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट कट से भी काफ़ी सारी चीज़ें, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी एक तरीके का वो नहीं है, रोड मैप नहीं है कि कितनी सीटें होंगी, कितना एनरोलमेंट होगा, क्या कैसे क्या होगा। जैसे मैं बिहार जैसे स्टेट से आता हूँ, आप जाएंगे तो आधा से ज़्यादा शिक्षक ही नहीं है, प्रोफेसर ही नहीं है ना। 3 साल की डिग्री 8-8 साल 7-7 साल में हो रही है। अब आप सोचिए कि उससे किसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा बहुजनों को पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो अभी यूजीसी का चेयरमैन बने हमारे मामी डाला जगदीश कुमार, तो उन्होंने 1-2 चीज़ें और लेके आई है कि वो हम डिजिटल मोड में हम डिग्रियां देंगे जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है अपना हाथ खींचना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम जितना कम से कम में आपको, है ना, एक एजुकेशन का मतलब डिग्री हम बस दें। तो डिग्री देने से तो क्वालिटी में बहुत हद तक सुधार नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है कि डिजिटल मोड आने से बहुत सारे एक्सक्लूजन भी होंगे, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, डिजिटल डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इंटरनेट नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डेटा पैक्स इतने महंगे होते जा रहे हैं, है ना, पेट्रोल से भी डेटा महंगा होता जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे वर्ल्ड क्लास आप एक डिग्री या एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट होकर आप कर सकते हैं। तो ये जो शहरों में लोग हैं वो तो किसी तरीके से चीप डेटा ले सकते हैं, लेकिन गांव में या सुदूर कस्बों में है वो तो दूर होते जाएंगे। तो ये सारा जो डिजिटल डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसको भी एड्रेस नहीं किया गया है। और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में हमें कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। इसके अलावा जो एक ऑटोनॉमी का जो आइडिया है कि अभी तक बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड, बहुत सारी जगह उनको ऑटोनॉमी होता था कि किस तरह के करिकुलम होगा, किस तरह के सवाल होंगे और उनको एड्रेस कैसे किया जाएगा। तो अभी आप देखिए कि जैसे हम लोग जेएनयू में हैं या डीयू में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एड हॉक बनने के लिए, हमारे पास जेआरएफ भी है, नेट भी है, सब कुछ है। बट आपको पता होता है कि अगर 50 बच्चों को बुलाया है और 2 आदमी को लेना है तो वो पहले से फिक्स होता है, वो शाखा वाला कोई होगा, उसका कोई नेक्सस होगा, उसका कोई कनेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट कि ये चीज़ें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडियनाइज वर्सन, जो इसमें कल्चरल एजुकेशन का जो आइडिया है आरएसएस का कि हम भारतीय हैं, और ये सारा जो इंडियनाइज करने का जो एक आइडिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये कुछ भी नहीं है। ये मतलब आप सोचिए कि भेड़िए की खाल में, आरएसएस की खाल में एक नया चीज़ पेश किया जा रहा है कि आरएसएस का आदमी आए और वो चीज़ों को उस तरीके से कल्चरल हेजेमनी क्रिएट करे, और जो आम आदमी है, जो बहुजन तबका है, जो पहली बार प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा है, यानी नॉलेज प्रोडक्शन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, वो उससे दूर हो। और अगर आप बहुजन भी हैं, तो अगर आप आरएसएस से बिलोंग करते हैं या उनकी विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं खुल के, उनके लिए मारपीट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आज आरएसएस के जो एबीवीपी के जो छात्र हैं वो जेएनयू में खुलेआम मारपीट करेंगे। वो कौन कर रहा है? तो एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी का आदमी कर रहा है। उससे आप पूछिएगा अकेले में मिलके कि भाई तुमको
क्या ज़रूरत है मारपीट करने का, ब्राह्मणों से करवा लो थोड़ा सा, तिवारी चौबे दुबे भी है ना, उनको भी थोड़ा सा पत्थर फेंकने दो। तो भाई नौकरी कैसे मिलेगी? ये तो जितना भी वायलेंट होऊंगा, जितना लोगों को पीटूंगा मारूंगा, ये हमारा सीवी में जुड़ जाएगा। तो बाहर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो फिर इसी के बेस पे तो नौकरी मिलेगी। तो ये सारा जो आइडिया है, तो आप उस तरीके का आप इंसान बनते हो, आप उनकी आइडियोलॉजी के साथ साथ उनके लिए आप फुट सोल्जर भी बनते हो, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। आप अच्छा रिसर्च कर रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। तो ये सारा आरएसएस का जो एजुकेशन मॉडल है, जो न्यू एजुकेशन आना चाह रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आने वाले वक्त खतरनाक होगा। तो ये सारा चीज़ है। तो ओवरऑल अगर मैं एनईपी को देखूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो ये एक ब्राह्मणिकल जो नॉलेज सिस्टम है, इसी का एक मतलब अनअबैस्ड एक्सटेंशन है। और आने वाले दिन में काफ़ी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और इसको हर स्टेज पे हमें इसको रेजिस्ट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो हमारा रोड मैप होना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें एक ऑल्टरनेटिव बहुजन सेंट्रिक जो एजुकेशन मॉडल है उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। हमें अपने इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी तरीके से जो हमें अपने फंड पे भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने पड़ेंगे, या हमें एक नेक्सस तैयार करना होगा जिससे हम सब एकत्रित हो और चीज़ों को एड्रेस कर सके। जैसे हम बहुत बार ये देखते हैं कि हमारे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। जैसे अभी मैं सिनेमा स्टडीज़ में हूँ, हमें भी लगने लगा है धीरे धीरे कि ये जो यूपीएससी और ये स्टेट पीसीएस के ऊपर भी एक दुनिया है जिसमें हम लोग नॉलेज क्रिएटर बन सके। तो जैसे अजय है, तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि कभी बाहर जाए। तो बाहर अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे, जैसे यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो या यूरोप हो, तो आपके पास नेक्सस नहीं है। उधर बंगाली बैठा हुआ है, और हम तो बंगाली है, वो पहले से तैयार है बंगाली को लेने के लिए। सो बेसिकली जो लेफ्ट लिबरल इंटेलिजेंसिया था, उन्होंने ऑलरेडी अपना नेक्सस बना रखा है। तो गिने चुने हमारे लोग हैं जो बाहर हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट कैसे होंगे? नो डाउट लोग हैं हमारे, आपको उनको जानना होगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने लोग को उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ और वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको रूबरू हों और हेल्प करें, है ना। जो ये कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको लेके आए। तो ये सारा मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन है, इसमें अभी उन्होंने शुरुआत किया है, और मुझे लगता है कि सिद्धांत जी और जितने भी सारे लोग हैं इस मंच पे, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के मेहनत करके ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है। और बामसेप का मैं काफ़ी आभारी हूँ कि वो इस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दे रहा है। और मैं ओबीसी का हूँ और मुझे कुछ नहीं पता था अपनी आइडियोलॉजी के बारे में। तो शुरू से मैं एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, तो मुझे लगता था भारत माता की जय से बड़ा कोई जय नहीं है। सो मुझे लगता है कि जब अम्बेडकर जी और मंडल कमीशन और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो सब ऐसे ही है वो। तो इस चीज़ को हमें मानते हुए हमारे आने वाले वक्त में जो बहुजन स्कॉलर्स हैं और उनके साथ एक एसोसिएशन हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे हो, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन सफ़र ना करे। और इसके लिए और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा सिद्धांत जी से मिलने के बाद मुझे लगा था कि हमें कहीं ना कहीं फंड भी करना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनके पास पैसे नहीं होते, वो अपना फैमिली को एक तरीके से दांव पे लगा के उनकी फैमिली लाइफ सफ़र करती है। तो कहीं ना कहीं फंडिंग का इशू है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने को फंड भी देना चाहिए। एक कोई ऐसा तरीका हो जिसमें लोग महीने में कुछ कंट्रीब्यूट करें, जिनकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो ये सारा मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इससे मूवमेंट स्ट्रांग होगा। तो फंडिंग तो ज़रूर होनी चाहिए, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इकोनॉमिकली, बिकॉज बिना इकोनॉमी के मुझे नहीं लगता है कि कई दिनों तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो ये सारा चीज़ है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद एवरीवन। धन्यवाद। शशांक समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थर्ड पॉइंट पे इतने लूसिड और इतने विस्तृत तरीके से जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर अपने विचार रखे।